चलो बच्चा स्टार्ट करते एक और नया सम। ये सब में इंफॉर्मेशन क्या दे के रखा हुआ है, यहाँ पे आपको इलास्ट्रेशन 1 जो है उसमें दिया है डिस्क्राइब वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन एंड क्लासीफाई फॉर इट्स रीजन। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जिसमें हमारा ट्रांजेक्शन दो टाइप के हो सकते हैं, कैश ट्रांजेक्शन भी हो सकता है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी हो सकता है। जिसमें कैश ट्रांजेक्शन होगा तो एक सिंपल वे में कैश का कहीं पे स्पेसिफिकेशन होगा। जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा तो सब में ऐसा बोला होगा डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप हम एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। असेट परचेज फॉर 10,000, हमने 10,000 में असेट परचेज की तो सिंपल है, यहाँ पे ये कैश ट्रांजेक्शन है और वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन भी है। इकोनॉमिक क्योंकि असेट परचेज कैसे की है, 10,000 में परचेज की है तो हमारा असेट बढ़ेगा और क्या होगा, कैश कम हो जाएगा। देखो तो आंसर में लिखा होगा तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कैश इज पेड अगेन असेट, तो हमने क्या किया हुआ है, कैश पे किया हुआ है अगेंस्ट द असेट, तो ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ। असेट परचेज फ्रॉम राधा फॉर 12,000 ऑन क्रेडिट, अभी क्या है, अभी हमने असेट तो परचेज कर दी, असेट परचेज कर दी, लेकिन पेमेंट हम थोड़े टाइम के बाद पेमेंट करेंगे तो इसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो असेट परचेज हो गई है और पेमेंट बाद में होगा, इसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इसमें हम रीजन में वो लिख सकते हैं, पहले ये इकोनॉमिक तो ट्रांजेक्शन है ही, तो ये भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है और इसमें लिखेंगे डेटर क्रेडिटर रिलेशन अराइज, क्योंकि रिलेशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आ जाएगा। क्लियर है लॉजिक? चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है असेट सोल्ड फॉर 20,000, 20,000 में असेट सोल्ड कर दी तो पैसे तो मिलने ही वाले, ऑब्वियसली असेट गई बिजनेस में से और पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, तो ये बोला जाएगा कैश रिसीव अगेंस्ट असेट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैश रिसीव अगेंस्ट असेट, असेट बेची उसकी वजह से कैश मिला, ऐसा बोला जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रॉपर समझना ही है बच्चा, मैं तो यहाँ पे ये बोल रहा हूँ एक एक चीज़ आपको स्टार्टिंग में समझ में आना चाहिए तो आगे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए, छोटा सा छोटा एक्सप्लेनेशन भी आपको क्लियर होना चाहिए। आगे चलते बच्चा। असेट सोल्ड टू मीरा ऑन क्रेडिट फॉर 22,000, तो हमने मीरा को असेट बेच दी और मीरा ने उसके 22,000 वो फ्यूचर कोई डेट पे पैसे देगी ऐसा बोला हुआ है, तो ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पे डेटर क्रेडिटर का रिलेशन आएगा, तो यहाँ पे लिखा होगा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन और रिलेशन ऑफ डेटर क्रेडिटर अराइज, तो ये बोल दिया है। उसके बाद बच्चा यहाँ पे जो दिया हुआ है 8,000 पेड फॉर वेजिस, वेजिस के पेड करने मतलब वेजिस पेड करने के लिए 8,000 हमें पे करना है, तो सिंपल वे में बोले बच्चा तो ये पैसे हमें एक सिंपल वे में क्या बोलना है, तो असेट, ये हम असेट नहीं है ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस पे कर रहा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। और कैश पेड अगेंस्ट द सर्विस, वेजिस जो है वो एक टाइप का मजदूरी का काम है, मजदूरी वो जो पर्सन कर रहा है बिजनेस उसको क्या दे रहा है, उसको पैसे उसके बदले में पैसे दे रहा है, तो कैश पेड अगेंस्ट सर्विस। क्लियर है? आगे चलते हैं। रिसीव फॉर रेंट, तो यहाँ पे हमने जो रेंट रिसीव हो रहा है ये भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, जो लिखा जाएगा कैश रिसीव अगेंस्ट सर्विस। समझो ये भी बहुत कैसे लॉजिक है, हमने किसी को रेंट पे कुछ, समझ लो कि हमारी ऑफिस दी हुई है रेंट पे, तो रेंट पे देंगे तो बच्चा सिंपल वे में आपको लॉजिक क्या ध्यान में रखना है, हमें पैसे मिलेंगे, क्या होगा बच्चा, हमें पैसे मिलेंगे, वो सर्विस दे रहा है, वो 1 मंथ पूरी हमारी ऑफिस यूज़ करेगा, उसके बदले में हमें क्या रिसीव होगा, कैश रिसीव होगा और उसको सर्विस हम दे रहे हैं, ऐसा बोला जाएगा। आगे चलते हैं। लायबिलिटी ऑफ 15,000 सेटल, सेटल मतलब हमने कोई पुराना पेमेंट करना बाकी होगा वो हमने पे किया, तो ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे वो लिखा जाएगा लायबिलिटी इज पेड इन कैश। ये तो सिंपल वे में ही एक्सप्लेनेशन है कि लायबिलिटी हमने सेटल का मतलब हमने कैश में पे किया हुआ है या चेक जो भी होता है, अभी यहाँ तो वर्ड कैश ही है तो कोई चेक का कोई बात ही नहीं है, सिंपल वे में लायबिलिटी पुरानी कोई बाकी होगी वो हमने पेमेंट कर दिया, तो ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ। रिसीवेबल 18,000 इज रिसीव, हमें किसी से 18,000 रुपीज़ लेने थे जो हमें मिल गए तो कैश रिसीव हमारे असेट, कैश रिसीव अगेंस्ट रिसीवेबल इज रिसीव इन कैश, ये परफेक्ट वर्ड है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिसीवेबल मुझे जिससे पैसे लेने थे वो किससे मिले, इज रिसीव इन कैश, कैश में रुपए मिल गए, तो ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ। ये तीनों अच्छे। एन ऑर्डर इज रिसीव टू सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ 10,000, ऑर्डर मिला हुआ है, ऑर्डर डिस्पैच नहीं हुआ, ध्यान में रखना।
ऑर्डर एक बार डिस्पैच हो गया या हमने रिसीव कर लिया, हमने आपको ऑर्डर दिया था, आपने ऑर्डर भेज दिया और हमने एक्सेप्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा ट्रांजेक्शन, ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऑर्डर अभी रिसीव हुआ है, आपने सेंड भी नहीं किया और मैंने एक्सेप्ट भी नहीं किया, गुड्स आया भी नहीं है, तो ये ट्रांजेक्शन जो होगा वो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में आएगा। इसमें ये बोला जाएगा इट इज़ नाइदर कैश ट्रांजेक्शन नॉर एस्टैब्लिश द रिलेशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। तो ये कैश ट्रांजेक्शन भी नहीं है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी नहीं है, तो वो ध्यान में रखना है। उसके बाद अ प्लानिंग इज मेड टू बाय वन असेट। तो एक असेट, अभी हम सोच रहे हैं कि हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि एक असेट परचेस करें, जैसे समझ लो नया एसी परचेस करना है, तो नया एसी परचेस करना है, वो प्लानिंग हो रही है, अभी असेट परचेस नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी बोला जाएगा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। और ये सेम एक्सप्लेनेशन, इट इज़ नाइदर कैश ट्रांजेक्शन नॉर एस्टैब्लिश द रिलेशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। टू एनहांस द सेल फॉर द डिस्कशन अ मीटिंग इज अरेंज विद सेल्समैन। तो हमने एक छोटी सी मीटिंग रखी सैटरडे शाम को कि अब सेल को कैसे बढ़ाए, इसके लिए सारे सेल्स पर्सन और मेन पर्सन सब बैठे थे, हमने बातें की, डिस्कशन किया, बहुत कुछ हुआ कि हम ये होर्डिंग्स लगाएंगे, वो करेंगे, सिर्फ बातें हुई बच्चा, कुछ ऐसा काम नहीं हुआ जिसकी वजह से एक्सप्लेनेशन मतलब पैसे जा रहे हैं या कुछ जा रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल ये भी नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होगा, इट इज़ नाइदर कैश ट्रांजेक्शन नॉर एस्टैब्लिश द रिलेशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हुआ। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो, क्लियर कर लो, लिख लो नहीं तो समझ लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।